नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी का हमारा जो बैच है वो शुरू हो चुका है। तो जो भी इच्छुक छात्र हैं हमारे पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना टीजीटी पीजीटी के लिए, या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं आपको अगर एडमिशन लेना है तो। ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है, अभी कुछ ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप लोग अभी कॉल करके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है, हम लोग शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके विषय में चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो कैसे कैसे करना है, कैसे शुरुआत होती है, तो आदिकाल का कुछ आज मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट लिया है जो परीक्षा में आपके बार बार पूछता है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी टीजीटी पीजीटी रीट एलटी जीआईसी प्रवक्ता प्रिंसिपल किसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य हमारा जो विषय है, ये नंबर दिया है, इस पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पॉइंट में अगर जैसे पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल ने, अच्छा यहाँ से नहीं शुरू है, यहाँ से शुरू है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी कई इतिहास है, जैसे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, केवल हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब जिसमें केवल नहीं लगेगा, क्या रहेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इन सब के रचनाकार भी पूछता है। तो आलोचनात्मक इतिहास जो है वो रामकुमार वर्मा जी की है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। सबसे पहले किसने शुरू किया, तो गारसाद तासी ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, यानी इसकी शुरुआत किसने की है। तो यहाँ पे शुरुआत की बात करते हैं तो वह है गारसाद तासी ने शुरुआत की है, जो बात बताई जाती है, लेकिन ये हिंदी में नहीं थी। इनकी जो रचना थी वो किस भाषा में थी, फ्रेंच में थी, जिसका नाम क्या था, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक है, किस में लिखी गई है, फ्रेंच में लिखी गई है। ठीक, और किस आधार पर है, वो है वर्ण अनुक्रम के आधार पर। ठीक है, किस आधार पे है, वर्ण अनुक्रम के आधार पर, यानी शब्दकोश वाला, जैसे अंग्रेजी का शब्दकोश है, ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने कवियों को रखना शुरू किया यहां से। उसके बाद आपको पता है, इसके बाद की अगर हम रचना की बात करते हैं तो मिश्र बंधु विनोद। ठीक, तो मिश्र बंधु विनोद एक रचना है, इसमें भी कालक्रम नहीं, इसमें भी वर्ण क्रम के अनुसार रखा गया था। तो मिश्र बंधु विनोद जो है, ये तीन भाई थे। ठीक है, इसीलिए इनका नाम मिश्र बंधु है। क्यों, क्योंकि तीनों क्या थे, भाई थे। तीनों का नाम क्या था, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिल के मिश्र बंधु कहलाए और इन्होंने ही रचना रची जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। इसकी विशेषता ये है कि इन्होंने अपने समय के और अपने समय के पहले के शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी कवि, छोटे बड़े, किनारे दबे कुचले जितने भी थे, सबको इन्होंने उसमें सम्मिलित किया मिश्र बंधु विनोद में। लगभग 5000 कवियों को इन्होंने यहाँ पर लेके आए। ठीक, देखिए, हम लोग की जो क्लास होगी यहाँ पर वो रेगुलर बेसिस हम लोग ऐसे पॉइंटर्स में प्रैक्टिस करेंगे। जो हम लोग पेड क्लासेस में पढ़ाएंगे वहां किस तरीके से पढ़ेंगे, वहां भी हम लोग पहले कोशिश करेंगे पॉइंटर्स से जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उस पॉइंटर्स को उठाया जाए, उसको एक्सप्लेन करके उससे संबंधित जितने भी डिटेल्स निकल सकती हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी को नोट करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिससे क्या होगा कि आपको बहुत लेंदी नहीं मिलेगा। होता नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम लेंदी हो जाए, समझ में ही नहीं आएगा कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स निकाल निकाल के पढ़ेंगे एक एक चीजों को, उसके साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पेड बैच है वे चलेगी, जिसको आप क्रैश कोर्स कह सकते हैं, जिसमें कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितने बच्चे इच्छुक है वहां पे जुड़ सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया रखा है। ठीक है, और फीस बहुत ही नॉमिनल से रखी जाती है। आप पूरे कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की सबसे कम फीस हमारे यहाँ ही मिलेगी, क्योंकि इच्छा मेरी यही होती है कि हम अच्छी चीज अच्छे लोगों तक और अच्छे से पहुंचाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन है, बिहारी जो है मिश्र बंधु, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की, लगभग जिसमें 5000 कवियों को रखा है।
उसके बाद हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल किसने कहा है? अब देखो, जैसे जितने भी काल विभाजन हुए हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग नाम दिया, मिश्र बंधु ने अलग दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी अलग दिया, हजारी प्रसाद जी अलग दिए, ठीक है, राम कुमार वर्मा अलग दिए, राहुल सांस्कृत्यानंद अलग दिए। तो जितने भी राइटर्स थे, जितने भी उस समय के आलोचक थे, राइटर्स थे, कवि थे, या कह सकते हैं लेखक थे, उन सभी ने अलग अलग नाम दिया और अलग अलग आधार बताया। जैसे हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। इन्होंने आरंभिक काल भी कहा था, आदिकाल को, ठीक है। अब उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ठीक, तो हम लोग जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी क्लास में, जो हमारी क्लास चलेगी हमारे ऐप पर चलती है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हर राइटर का क्या उद्देश्य था, ऐसा नाम क्यों रखा गया, यही नाम क्यों रखा गया, इन सब के विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं, तो वो रामकुमार वर्मा जी हैं। जैसे सभी ने अपना अपना मत दिया है, उसके आगे आगे बांटा है। अगला है रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को आदिकाल से संबोधित किया है, तो इन्होंने आदिकाल को किस नाम से बोला है? संधि काल का है या चारण काल, ठीक है। तो देखिएगा, चारण काल सबसे पहले किसने कहा था? ग्रियर्सन ने, ठीक है। ग्रियर्सन ने क्या कहा है? सबसे पहले चारण काल कहा था किसको? आदिकाल को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शुक्ल जी ने रीतिकाल का नाम या समय क्या बताया? 1700 से 1900। वह इतिहास लेखन जिसमें अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवि, अभी भी बताया मैंने, मिश्र बंधु विनोद ने 5000 से ज्यादा कवियों को रखा था। उसके बाद बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दो इस नाम से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निकाला, ठीक है। फिर उसको बाद में किसने संपादित किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। ये दोनों याद रखना आपको। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का जो आधार रहा है वो क्या रहा है, किस आधार पर उन्होंने काल का विभाजन किया? तो वो थी युग प्रवृत्ति, ठीक है। युग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि किस समय में कैसी प्रवृत्तियां थी, यानी लोगों की क्या सोच थी। क्योंकि इनका तो पहले ही मानना था कि साहित्य क्या है? जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ठीक है। ये किसका स्टेटमेंट है? शुक्ल जी का है। क्या है साहित्य की परिभाषा? इन्होंने क्या दी कि जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या है कि उस समय की जनता जो सोचती थी, जैसे रहती थी, जो उसकी मानसिकता थी, जो उस समय का कल्चर था, ठीक है, वही तो साहित्य है, ठीक है। तो उसी को आधार बनाते हुए इन्होंने युग का विभाजन करना शुरू किया। तो ये युग की प्रवृत्तियां देखा, जैसे इन्होंने वीर गाथा काल बोला आदिकाल को, ठीक है। वीर गाथा काल बोला आदिकाल को, क्यों बोला? इन्होंने उस युग की प्रवृत्ति देखी कि वहां पे क्या था? वीरता, यानी वीर रस प्रधान ज्यादा रचनाएं मिली इनको। इन्होंने 11 रचनाओं को आधार बनाया, जिसमें से अगर बात करें 9 रासो काव्य, जितने भी रासो काव्य हैं सब आपको आदिकाल में मिलेंगे। उनको आधार मानते हुए इन्होंने उस युग की प्रवृत्ति को समझते हुए इसका नाम क्या किया? वीर गाथा काल किया। आगे देखिएगा, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है विधेयवादी पद्धति, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी विधेयवादी पद्धति को सबसे अच्छा मानते हैं और इसी आधार पर उन्होंने भी काम किया है। विधेयवादी पद्धति, अब कहेंगे ये क्या होती है? देखिए, अभी हम लोग ना नॉर्मल सा पढ़ रहे हैं, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको और बढ़िया से समझेंगे, बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक है। चलिए, तो इसको समझिएगा। विधेयवादी का मतलब समझ लीजिए बिना विरोध के, जिसका कोई विरोध ना हो, कह सकते हैं कि विरोध के परे, एक प्रकार से क्या हुआ? विरोध के परे सारी बातें होंगी, तो वो किस में जाएंगी? विधेयवादी में, ठीक है। ऐसी पद्धति जो विरोध के परे हो। इसको आविष्कार किसने किया? तो एक तेन थे, क्या नाम है? तेन, ठीक। तो तेन ने इसका आविष्कार किया था, या कह सकते हैं तेन ने इसकी शुरुआत की थी इस पद्धति की, तो इसलिए जनक कौन माने जाएंगे? तेन माने जाएंगे। क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपके परीक्षा में। वह विद्वान जिसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था, तो वो थे संस्कृत्यानंद, घुमक्कड़ कवि, ठीक।
राहुल सांस्कृत्यानंद। अगला, भारतीय इतिहास की भूमिका के लेखक कौन है? तो भारतीय इतिहास की भूमिका, देखो अब भारतीय जो साहित्य है उसकी इतिहास की भूमिका है, तो इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो कौन है? रामविलास शर्मा जी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछते हैं, पॉइंटर्स पूछते हैं, उनसे संबंधित डिटेल। तो हम लोग पढ़ने का हमारा जो तरीका है कुछ इसी तरीके से रहेगा कि हम लोग पॉइंटर्स निकालेंगे, उनसे संबंधित जितने भी डिटेल हैं उनको नोट करते चलेंगे। ठीक है, जैसे रामविलास शर्मा यहाँ पे आ गए, तो रामविलास शर्मा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे हम उसको पढ़ेंगे। राहुल सांस्कृत्यानंद आ गए, तो इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल निकल सकती है उनको नोट करते हुए, डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। इस तरीके से हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी इच्छुक छात्र हैं देर नहीं करें, जिनको भी एडमिशन लेना है पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, देखिए कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा या फीस नहीं ली जाती है आपसे, एकदम नॉमिनल सी फीस रहती है, जो कि आपको मुश्किल से मेरे ख्याल से 400-500 रुपए महीने का पड़ेगा वो। ठीक है, और आपको आना जाना भी कहीं नहीं, आपके घर पे एकदम बढ़िया से फ्रेश कोचिंग मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है हमारे साथ, हम लोग रेगुलर बेसिस पे हर वीकली आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही साथ जो क्लासेस है वे तो चलती हैं, और आपका फीडबैक भी लिया जाता है। तो मतलब सारी चीजें हमारे वहां पे कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने छात्र इच्छुक हैं मेरे द्वारा हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए, एकदम वेल एक्साइटेड होके पढ़िए और ज्वाइन करिए। नंबर दिया है स्क्रीन पे, आप इसको नोट कर सकते हैं, अपने सखी सहेली जो भी मित्र है यार सखा जो भी हैं उनको शेयर करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग दोस्तों कल की क्लास में, यानी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।